दोस्तों, एक घर में शाम के समय पिता अपने पुत्र को पिटाई लगा रहा था। उसी दौरान उस घर की नौकरानी उस घर के अंदर आ जाती है। जैसे ही वह वहां पर आकर उस पिटते हुए लड़के को देखती है, तो उसे उस पर तरस आने लगता है। लेकिन जैसे ही वह पीटने वाले पिता का चेहरा देखती है, तो एकदम से उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उस पर टूट पड़ती है। इसके बाद जब मालिक को पिटता हुआ उसकी पत्नी देखती है, तो एकदम से वो भी लड़ाई के बीच में उतर आती है और नौकरानी को पिटाई लगाने लगती है। कौन थी ये नौकरानी और किस वजह से अपने मालिक पर उसने हाथ उठाया था? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ओडिशा के बरगढ़ जिले में एक सरकारी टीचर का ट्रांसफर होता है, जो कि महिला थी और जिसका नाम था गायत्री देवी। गायत्री देवी के पति भी सरकारी नौकरी लगे हुए हैं और उनकी पोस्टिंग किसी और जिले में है। तो इसी वजह से जो गायत्री होती है, अपने 3 बच्चों के साथ यहां पर एक किराए का मकान लेती है और वहां पर शिफ्ट हो जाती है। उसके पति ने उससे कहा था कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके पास वहीं पर आ जाऊंगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। गायत्री यहां पर आ गई थी, घर को सेटअप कर लिया था, लेकिन अब उसे अपने काम में मदद करने वाली एक महिला की जरूरत है, क्योंकि वह तो ड्यूटी जाया करती है और बाद में उसके बच्चों के कपड़े वगैरह धोने के लिए, घर की साफ सफाई करने के लिए उसे एक नौकरानी चाहिए। वह इधर उधर पूछने लगती है और पूछने से उन्हें पता चलता है कि उनके घर से थोड़ी ही दूर एक महिला का घर है, जिसका नाम लिलिमा है और लिलिमा इस तरह से काम किया करती है। इसके बाद जो वह टीचर होती है, वह लिलिमा से इस बारे में बात करने लगती है। बातों के दौरान जो गायत्री है उसे काम धंधा समझा देती है और जो लिलिमा है वो भी कहने लगती है कि ठीक है मैडम, मैं आपका काम कर दूंगी और कम पैसे में कर दूंगी, लेकिन जिस सरकारी स्कूल में आपकी नौकरी लगी है, उसी स्कूल के अंदर मेरे 2 बच्चे पढ़ा करते हैं, तो आप उन पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। इसके बाद जो सरकारी टीचर गायत्री होती है, वह उसकी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और लिलिमा उसके घर में काम करने लगती है। अगले ही दिन लिलिमा जैसे ही उस टीचर महिला के घर में जाती है, तो वहां पर उसके घर में एक 15 साल का लड़का लेटकर जमीन पर रो रहा था। उसे देखने के बाद उसे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि इस बच्चे के पास फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े थे और इसकी उम्र भी काफी थी, लेकिन ये इतनी बुरी तरह से घर के अंदर क्यों रह रहा है? इसके बाद जो लिलिमा होती है, सीधा गायत्री मैडम के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि मैडम, यह बच्चा कौन है और आपके घर में कितने सदस्य हैं? तो उसके बाद गायत्री उसे बताने लगती है कि मेरे घर में मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन ये 2 बच्चे मेरे हैं और यह जो एक लड़का जो जमीन पर पड़ा पड़ा रो रहा है, यह मेरे पति का है। अब यह बात सुनकर लिलिमा को बड़ी हैरानी होती है और वह सोचने लगती है कि जब ये इनका बच्चा है, तो यह इस हालत में कैसे है, जबकि उसके खुद के बच्चे जिन्हें वो बता रही थी, उन्होंने अच्छे से कपड़े पहन रखे थे और वह स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। तो वो उससे पूछने लगती है कि मैडम, ऐसा क्या चक्कर है जो इस बच्चे की इतनी बुरी हालत है? क्या ये पढ़ाई लिखाई नहीं किया करता? तो वो कह देती है कि नहीं, इसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। मैं इसे घर पर ही पढ़ाया करती हूं और यह काम चोरी भी किया करता है, इसी वजह से ये रो रहा है। इस बात को सुनने के बाद लिलिमा को हैरानी तो होती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि हो सकता है इनके घर का मामला है, बच्चे के अंदर कम दिमाग हो और इसी वजह से ऐसा हो रहा हो। इसके बाद जो मैडम होती है, जिसका नाम गायत्री होता है, वह अपने बच्चों को अच्छे से तैयार करती है और तैयार करने के बाद उन्हें स्कूल वैन में भेज देती है, क्योंकि उनका उसने प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा रखा था। थोड़ी देर बाद वह तैयार होकर खुद भी स्कूल के लिए चली जाती है और लिलिमा से कह देती है कि अच्छे से घर का काम कर देना और अपने घर चली जाना। इस बात को सुनकर लिलिमा भी हामी सर हिलाती है और गायत्री वहां से अपने स्कूल के लिए चली जाती है, अपनी ड्यूटी को करने के लिए। अब जो लिलिमा है, वो घर के काम में लग जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि जो बच्चा फर्श पर पड़ा पड़ा रो रहा था, वह खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद घर के कपड़ों को इकट्ठा करने लगता है। अब लिलिमा यह सब कुछ देखकर बड़ी ही हैरान है, क्योंकि उसकी मां कह रही थी कि यह कामचोर है, लेकिन यह बच्चा तो मां के जाते ही घर में काम करने लगा। तो वह उससे पूछती है कि बेटा, तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि आंटी, मैं कपड़ों को इकट्ठा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इसे धोना है। अगर मैं इन कपड़ों को नहीं धोऊंगा
तो मेरी माँ आकर मुझ पर नाराज होगी और मुझ पर पिटाई भी लगाएगी। यह बात सुनकर लिलिमा को एकदम से धक्का सा लगता है, क्योंकि उसकी माँ उसे कामचोर कह रही थी और वह लड़का काम करने के लिए इतना आतुर था और उसे डर भी था कि अगर मैंने काम नहीं किया तो माँ आकर उसे डांटेगी। तो वो कहने लगती है कि बेटा, कपड़ों को तू रहने दे, मैं अपने आप तेरे कपड़ों को साफ कर दूंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन वह बच्चा मानता नहीं है और उन कपड़ों को ले जाने लगता है। इसके बाद लिलिमा उसके हाथ से कपड़ों को छीन लेती है और कहती है कि मैंने कहा है ना कि मैं अपने आप कर दूंगी, थोड़ी देर का काम है और उस काम को करने के बाद मैं तुम्हारे कपड़ों को भी साफ कर दूंगी, तो इन कपड़ों को तुम्हें धोने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लिलिमा को उसकी हालत को देखकर उस पर तरस आ गया था और उसे पता भी चल गया था कि यह उसकी सौतेली माँ है और जरूर से इस पर अत्याचार किया करती होगी। इसके बाद वह बच्चा उन कपड़ों को तो छोड़ देता है और घर के अंदर से जूते चप्पलों को इकट्ठा करने लगता है और उन्हें बाहर ले जाकर आंगन में बैठकर साफ करने लगता है। इसके बाद लिलिमा अपना घर का छोटा मोटा काम निपटाती है और उसके बाद कपड़ों को धोकर अच्छी तरह से सुखा देती है। जब लिलिमा वहां से जाने वाली थी तो उसी दौरान वह लड़का जिसका नाम रमेश होता और जिसकी उम्र 15 साल थी, वो उसके पास आता है और आंटी के सामने हाथ जोड़कर अपनी आंखों में आंसू लाकर कहने लगता है कि आंटी, आप यह बात कि आपने कपड़े धोए हैं मम्मी से मत कहना, वरना वो मुझ पर डांट लगाएगी और मुझे पिटाई भी खानी पड़ सकती है। इस बात को सुनकर लिलिमा को उस पर और भी तरस आता है और वह उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी माँ से इस बारे में कुछ भी नहीं कहूंगी और मेरी वजह से तुम्हें कभी भी पिटाई खानी नहीं पड़ेगी। ऐसा कहकर लिलिमा वहां से चली जाती है और जैसे ही शाम के समय वह दोबारा से काम पर आती है, शाम का काम करने के लिए, उसी दौरान वह देखती है कि वो बच्चा फिर से जमीन पर पड़ा पड़ा रो रहा है और बड़ी बुरी तरह से रो रहा है। इसके बाद आकर लिलिमा को उसकी हालत को देखकर बड़ा ही तरस आता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि कोई बात नहीं, जो इसके भाग्य में है वही इसके साथ हो रहा है। गायत्री बाहर से आज समोसे पैक करवा कर लाई थी, जो कि किचन में पैक हुए रखे थे, तो वह लिलिमा से उन्हें लाने के लिए कहने लगती है और कहती है कि प्लेट में सेट करके उन्हें ले आओ। इसके बाद लिलिमा किचन के अंदर जाती है और प्लेटों के अंदर उन्हें परोस कर वहां पर उनके सामने रखी हुई टेबल पर रख देती है गायत्री, जो कि बैठकर स्कूल का कुछ काम कर रही थी। उसके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और इधर वह बच्चा जिसका नाम रमेश था, वह भी अब चुप हो गया था और उसने भी अपने हाथ में किताब ले ली थी। वह भी एक कोने में बैठकर उस किताब में कुछ पढ़ने लग रहा था और इसके बाद जब गायत्री और उसके दोनों बच्चे उन समोसे को खाते हैं तो रमेश दूर से बैठकर उन्हें घूर घूर कर देख रहा था और मानो लग रहा था कि उसे भी इन समोसे को खाना है, लेकिन वो किसी मजबूरी के चलते इनसे कुछ कह नहीं पा रहा है। लिलिमा ये सब कुछ देख रही थी और उसे रमेश पर काफी ज्यादा तरस आता है, लेकिन वो फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकती। इसके बाद गायत्री का जो छोटा लड़का होता है, जिसकी उम्र 9 साल थी, वह उस समोसे को आधा खाकर छोड़ देता है और आगे खाने से मना कर देता है। अब सावित्री बार बार उसे खाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और इसके बाद जो गायत्री होती है उस समोसे को खाने के लिए रमेश को दे देती है। रमेश एकदम से अपनी किताब को साइड में रखता है और आकर उस प्लेट में रखे समोसे को बड़े ही चाप से खाने लगता है। यह सब कुछ देखकर लिलिमा की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उसे यह बात पता थी कि रमेश के ऊपर क्या बीत रही है और ऐसी भी क्या सौतेली माँ जो इतना जुल्म उसके ऊपर कर रही है। इसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन और बीत जाते हैं और बीते दिनों में लिलिमा ने गायत्री से रमेश का ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन इस बात को सुनने के बाद भी जो गायत्री है वो रमेश का ख्याल रखना तो दूर, उस पर पिटाई लगा दिया करती है और कहा करती है कि तू नौकरानी से बतियाता है और वो मुझे आज तेरा ख्याल करने के लिए कह रही थी। तो इसके बाद जो रमेश होता है एक दिन लिलिमा से कह देता है कि आंटी, आप मेरी माँ से मेरे बारे में कुछ भी बात मत किया करो, वरना वो मुझे पिटाई लगाती है। यहां तक कि लिलिमा को समझ में आ गया था कि इस बच्चे की जिंदगी बद से बदतर है और इसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तो वह उससे पूछने लगती है कि बेटा, ये बताओ कि तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं। तो वो बताता है कि पापा दूर नौकरी किया करते हैं। तो वो कहने लगती है कि जब मम्मी तेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है
तो तू अपने पिता से नहीं कहता। तो वो कहने लगता है कि आंटी, मैं पिता से तो कहता हूं, लेकिन पिता भी मम्मी की बातों को सुनकर मुझ पर मार पिटाई लगा दिया करते हैं। तो इसी वजह से मैं चुपचाप रहता हूं। इस बात को सुनकर लिलिमा को बड़ा ही बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। धीरे धीरे करके 18 दिन बीत जाते हैं और 18 दिन बाद एक दिन शाम को जब लिलिमा उस घर के अंदर घुसती है तो वहां पर उस लड़के सुबोध को उसका पिता बुरी तरह से पीट रहा था। जब दामिनी रमेश को पिटता हुआ देखती है तो उसके अंदर की ममता जाग उठती है और उसे उस पर बहुत ज्यादा तरस आने लगता है। और जैसे ही वो उसके पिता को देखती है तो एकदम से लिलिमा को बहुत जोर से गुस्सा आने लगा है। इसके बाद लिलिमा एकदम से आव देखती है ना, ताव देखती है और फौरन से उस घर के मालिक पर, जिसका नाम दयानंद था, उस पर टूट पड़ती है और उस पर पिटाई लगाने लगती है। अब घर के अंदर जब गायत्री के पति को नौकरानी पीट रही थी तो एकदम से वो भी वहां पर आकर एंट्री लेती है और वहां पर आने के बाद लिलिमा को बालों से पकड़कर जमीन पर गिरा देती है। उसके बाद लिलिमा उन दोनों से कमजोर थी, लेकिन जैसे ही उस बच्चे की आंखों में आंसू देखती है और उसे पूरा मामला पता चल गया था कि ये बच्चा कौन है, तो एकदम से खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद इस बार गायत्री पर भी हाथ उठा देती है। इधर जो दयानंद होता है, उसने जब लिलिमा का चेहरा देखा था, वह भी एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता है और अब यहां पर गायत्री और लिलिमा की लड़ाई हो रही थी। लड़ाई के दौरान लिलिमा गायत्री पर भारी पड़ रही थी। तभी वह बच्चा सुबोध आता है और कहता है कि तुम मेरे माता पिता को क्यों पीट रही हो, आंटी दूर हट जाओ। इसके बाद जो लिलिमा होती है उसकी आंखों में आंसू थे, साथ में गुस्सा भी था। तो वो कहने लगती हैं कि बेटा, यह तेरे माता पिता नहीं है। अगर तेरे माता पिता होते तो तेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। असलियत में तू मेरा बेटा है और तू आज से मेरे साथ रहेगा। मैं तुम्हें इन जैसे दरिंदों के पास बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। वो तो ऊपर वाले की सीधी निगाह है जो किसी न किसी तरह से मेरा तुझसे मुलाकात हो गई, वरना तेरी जिंदगी तो ये पूरी तरह से बर्बाद कर देते। इस बात को सुनकर रमेश को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये महिला क्या कह रही है और मैं इसका बेटा कैसे हुआ। लेकिन दयानंद को यह सब कुछ पता था और वो वहीं पर खड़ा खड़ा बहुत कुछ सोच रहा था। इसके बाद गायत्री भी खड़ी होती है और कहने लगती है कि तू ये क्या कह रही है, ये तेरा बेटा कैसे हुआ। इसके बाद जो लिलिमा होती है वह दयानंद की तरफ इशारा करती है और कहती है कि अपने पति से पूछो कि ये मेरा बेटा कैसे हुआ और मैं आज से इसे अपने साथ ले जा रही हूं और तुम जैसे दरिंदों के पास इसे बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। ऐसा कहकर लिलिमा रमेश का हाथ पकड़ती है और वहां से उसे लेकर अपने साथ चली जाती है। अब गायत्री के दिमाग में ढेर सारे सवाल हैं कि यह बच्चा इसका कैसे हुआ और क्या कहानी है इसके पीछे। तो उसके बाद जो गायत्री होती है वह अपने पति दयानंद से इस बारे में पूछती है। तो वह उसे बताने लगता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी पहले शादी हुई थी और उसी से ये बच्चा है। तो यह वो मेरी पहली वही पत्नी है जिसका नाम लिलिमा है। इसके बाद लिलिमा जब रमेश का हाथ पकड़कर उसे अपने घर की तरफ ले जा रही थी तो उसी दौरान रमेश बार बार हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है कि आंटी छोड़ो मुझे, मुझे अपने मम्मी पापा के पास रहना है। लेकिन तभी जो लिलिमा होती है उसे पूरी सच्चाई के बारे में बताती है कि बेटा, आज से इतने दिन पहले जब मेरा और तेरे पिता का तलाक हो गया था तो तू अपने पिता के पास रह गया था और जो तेरे पिता हैं वो मेरे पहले पति थे। उन्होंने यह कहा था कि मैं अपने बच्चे को अपने पास रखूंगा, तो इसी वजह से मैं तुम्हें उनके पास छोड़ आई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तुमसे प्यार नहीं किया करते हैं। वो तो केवल इस वजह से तुम्हें अपने पास रख रहे हैं ताकि बड़ा होकर यह प्रॉपर्टी का हकदार ना बन सके। इसके बाद रमेश के भी ये बात समझ में आ जाती है कि उसकी असली मां यही है। तो इसके बाद वह चुपचाप उसके साथ चलने लगता है। घर जाने के बाद जब लिलिमा घर जाती है तो उसका पति, जिसका नाम देवेन होता है, जो कि सब्जियों का ठेला लगाया करता था, वह घर में बच्चों के साथ आराम से खेल रहा था। तो वहां जाने के बाद जब रमेश को वो देखता है तो वह अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि ये कौन है। तो वह उसे पूरी कहानी बता देती है कि ये मेरा पहला बच्चा है जिसे उसके पिता ने ले लिया था, लेकिन वो लोग इसके ऊपर अत्याचार करते हैं और अब मैं इसे इनके साथ नहीं रहने दे सकती। लिलिमा बार बार उस बच्चे के बारे में
अपने पति को बताती रहा करती थी। लेकिन आज जब यह पता चलता है कि लिलिमा का पहला ही बच्चा है, तो उसके बाद उसका पति देवेन भी उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि अगर तुम इसे पहले ही अपने साथ ले आती तो मैं इस बच्चे को अपने बच्चों की तरह प्यार देता और इसका बचपन पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो पाता। इसके बाद देवेन और लिलिमा दोनों उस बच्चे को अपने बच्चों की तरह रखते हैं और वहां पर अच्छी तरह से उनका समय व्यतीत होने लगता है। लेकिन तभी जो लिलिमा का पहला पति दयानंद होता है, उसे अब भी इस बात का डर है कि कहीं प्रॉपर्टी इसके नाम ना चली जाए, तो इसी वजह से वह अपनी पत्नी को ऊपर कोर्ट केस कर देता है कि मेरे बच्चे को ले गई है और उसे मेरे पास छोड़ना चाहिए। इसके बाद जो लिलिमा होती है पुराने डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करती है और साथ में उस बच्चे को लेकर कोर्ट में हाजिर हो जाती है और जज साहब के सामने बता देती है कि इस तरह से मेरा बच्चा है और ये लोग इस पर बहुत ज्यादा जुल्म किया करते थे। जब मैंने इनके घर में नौकरानी का काम किया था तो मैंने इस बच्चे के आंसू देखे हैं। वहीं पर जो जज साहब होते हैं उनके सामने कुछ सबूत भी आ जाते हैं, जैसे कि दयानंद के जो और 2 बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन इस रमेश का नाम उसकी मां के सरकारी स्कूल में लिखवा दिया गया था और उस स्कूल में भी जाने के लिए भेजा नहीं जाता था। उसे घर पर ही रहकर वो पढ़ाया करती थी और घर पर उससे सारा काम भी करवाया करती थी। जब रमेश से ये सभी बातें पूछी जाती हैं तो वह साफ साफ बता देता है कि मैं घर का पूरा काम किया करता था और जब भी मैं कभी काम नहीं करता था तो मां मुझे पिटाई लगाया करती थी और जब मैं इस बारे में अपने पिता से इस बात की शिकायत किया करता था तो पिताजी भी मां की बातों में आकर मुझे बुरी तरह से पीटा करते थे और मैं चुपचाप घर के अंदर ऐसे ही रहा करता था। खाने के लिए तो मुझे मिल जाता था, लेकिन ढेर सारी गालियां भी खाने को मिलती थीं, जिन गालियों को खाकर मैं चुपचाप उस घर के अंदर पड़ा रहता हूं। जज साहब और कोर्ट के अंदर जितने भी लोग थे, जब इस 15 साल के मासूम से बच्चे की एक कहानी सुनते हैं आप बीती, तो सभी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं और वह लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। जज साहब इस बात को सुनकर फैसला देते हैं कि बच्चा लिलिमा के पास रहेगा और दयानंद को अपनी प्रॉपर्टी में से उस बच्चे के लिए हिस्सा देना होगा। जैसे ही बच्चा 21 साल का होगा तो वो उसका मालिक हो जाएगा। इसके बाद जो लिलिमा होती है वो रमेश को अपने बच्चों के साथ रखने लगती है और लिलिमा का पति देवेन भी उसका अच्छे से ख्याल रखा करता है। भले ही यहां पर संसाधनों की कमी हो, लेकिन लिलिमा अपने बच्चे को शिक्षा भी दिलाती है और उस स्कूल में पढ़ने के लिए भी भेजती है। जब भी कभी वह घर के काम में हाथ बटाने के लिए कहा करता तो वह उसे मना कर दिया करती है। कहती है कि बेटा, अब तुझे पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना है ताकि तू इस समाज के अंदर अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सके। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जैसे ही रमेश 21 साल का हो जाता है तो उसी दौरान उसके पिता की प्रॉपर्टी पर उसका तिहाई हिस्सा हो जाता है और वो पूरा के पूरा उसके नाम आ जाता है। रमेश ने अब तक अपनी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद वो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता है। अब जैसे ही समय 2024 का आता है तो 2024 में रमेश की भी सरकारी नौकरी लग गई है और उसके बाद वह अपने माता पिता यानी कि जो लिलिमा और देवेन है उन दोनों को अच्छी तरह से रखा करता है और माता पिता भी अपने बच्चे को देखकर फूला नहीं समाते हैं। इधर जो दयानंद होता है उनके दोनों बच्चे बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और वह अपने पिता के साथ बिल्कुल भी तमीज से बात नहीं किया करते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, जहां पर एक सौतेली मां ने अपने सौतेले बेटे के साथ इतना बुरा किया जो शायद ही कोई मां इस संसार की कर सकती है। आप क्या कहना चाहते हो लिलिमा के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो गायत्री के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो रमेश के बारे में? आपकी जो भी राय हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।